मैनेजमेंट का मसीहा कौन? हमें कहना पता नहीं, राम रूठ गया, चिंता मत करो, राज आपके साथ खड़ा है, ये जमाना था। कोरोना को कमजोर पड़ने के साथ ही सियासी नफे नुकसान को लेकर सियासत तेज। सोनिया गांधी जी, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने जो कानून बना दिया नरेगा का, पार्लियामेंट का कानून है ये, उसके बाद में वो अकाल वाली स्थिति रही नहीं जो पहले चिंता होती थी। दवाइयों और ऑक्सीजन के इंतजाम से लेकर गरीबों के निवाले तक। कोरोना के अंदर मैंने कहा कोई भूखा नहीं सोना चाहिए, कोई भूखा नहीं सोएगा। कोविड प्रबंधन में अब श्रेय लेने का चल रहा है दौर। गर्व से कह सकता हूँ पूरे राजस्थान के बारे में, पूरे देश की ओपिनियन जो है कोरोना मैनेजमेंट की भी, शानदार प्रबंधन भी हुआ, इसमें कोई दो राय नहीं। भिलवाड़ा मॉडल तो दुनिया में पहुंच गया। केंद्र सरकार 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज देने पर थपथपा रही पीठ। राज्य सरकार प्रदेश में शानदार कोविड प्रबंधन को लेकर जता रही संतोष। इमदाद करी लोगों ने, एनजीओ ने, धर्म गुरुओं ने, राजनीतिक पार्टियों के कार्यकर्ताओं ने, मैंने सब पार्टियों का साथ लिया। मैंने कहा इसमें राजनीति नहीं होनी, इसमें जिंदगी बच्चे कैसे, जिंदगी इंसान की, वो दे रखा और सब लोग कामयाब रहे। केंद्र ने भी की थी राज्य की कोविड मैनेजमेंट की तारीफ। विशेषज्ञों की आशंका, कोविड कभी भी ले सकता है तीसरी अग्नि परीक्षा। मसीहा कौन? नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। प्राइम डिबेट देख रहे हैं आप, आपके साथ में जेपी शर्मा। कोविड कमजोर पड़ा है, इसकी कमजोरी किसको सियासी मजबूती देगी, ये भी आने वाले वक्त में एक देखने वाली बात होगी। राजस्थान सरकार के प्रबंधन की केंद्र ने भी तारीफ की थी और केंद्र के बेहतर प्रबंधन को भी देश दुनिया में प्रशंसा मिली थी। कोरोना के आते ही जो मुट्ठी बनकर काम करने के कसमें वादे हुए थे वो थोड़े दिन में ही हवा हो गए थे, ये हमको याद है। उस मुट्ठी को खुलने में वक्त नहीं लगा, उंगलियां खुली और बहुत जल्द एक दूसरे पर उठने लग गई। अब करीब करीब हर मंच पर हमने जो किया कि बखान के साथ आप ये नहीं कर पाए कि लड़ाई देखी जा सकती है। ये हालात तब हैं जब कोरोना की तीसरी लहर को लेकर कोई कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं है। ऊपर वाले का शुक्र है कि तीसरी लहर को लेकर विशेषज्ञों के अनुमान अभी गलत साबित होते जा रहे हैं। तो आज प्राइम डिबेट में इस पर बात होगी इन सवालों के जरिए कि कोविड मैनेजमेंट में असल मसीहाई किसने दिखाई, तीसरी लहर की तैयारी की जरूरत या श्रेय की लड़ाई का वक्त, कोविड से उपजी बेरोजगारी और महंगाई का मर्ज कौन मिटाएगा। स्वर्णिम चतुर्वेदी कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ हैं, मनीष पारिक साहब हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, और अवधेश आकोदिया जी हैं वरिष्ठ पत्रकार। और भी मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, डॉक्टर एम के गुप्ता हमारे साथ जुड़ेंगे विशेषज्ञ के तौर पर। बहुत स्वागत है आप सभी का। स्वर्णिम जी, इस देश में सबसे पहले लॉकडाउन राजस्थान ने लगाया, दूरदर्शिता दिखाई, जो प्रवासी थे उनको घर बुलाने के लिए व्यवस्था करने की बात राजस्थान ने कही, और इसको भी नहीं बुलाया जा सकता मनीष पारिक साहब कि हिंदुस्तान ने जो अचानक आफत आई थी उसमें मास्क, सैनिटाइजर, पीपी किट की लड़ाई से शुरू होकर आज हम वैक्सीनेशन का एक रिकॉर्ड स्तर पार कर चुके हैं। लेकिन सवाल एक दूसरे पर उठते हैं, पहले दिन से आज तक की जो स्थिति पहुंची है उसका श्रेय किसको जाता है? स्वर्णिम चतुर्वेदी जी। देखिए, निश्चित रूप से जो राज्यों ने प्रबंध किया, मैं खासकर राजस्थान की बात करूंगा, जो हमने एक बेहतरीन प्रबंधन किया, उस प्रबंधन में हमने एक मॉडल बनाया कि किस तरह से कोरोना के विस्तार को रोका जा सकता है। ये 1 साल पहले की बात है। हाँ। उसमें हमने बनाया जिसकी सराहना, ना सिर्फ सराहना ही नहीं, अनुकरण पूरे देश ने किया, पूरे विश्व ने किया। इलाज का सबसे पहले जो प्रोटोकॉल क्या होना चाहिए दवाइयों का, वो राजस्थान में तय हुआ। और राजस्थान ही ऐसा प्रदेश है पूरे देश में जिसने सबसे पहले जो है यहाँ पे टेस्टिंग की सुविधा बनाई, मेडिकेशन की सुविधा बनाई, हॉस्पिटल्स को इक्विप किया। लेकिन केंद्र सरकार की यदि आप स्थिति देखें तो सबसे पहली स्थिति जो हमने देखी वो ये देखी, पिछले लॉकडाउन में हमने लाखों गरीब जो मजदूर थे उनको पैदल जाते हुए, जिनको ले जाने के लिए, उनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए राज्यों ने ट्रेन के टिकट खरीदे, बड़ी मुश्किल से ट्रेन चली। हमने मांग की
हमने यहाँ पे बस चलाई, उससे गंतव्य तक पहुंचाया लाखों मजदूरों को जो पैदल हजारों किलोमीटर का फासला तय कर रहे थे। इसके अलावा जो देश में पेट्रोल डीजल रसोई गैस के दामों को बढ़ा करके महंगाई का बोझ लोगों पे डाला गया, बेरोजगारी चरम पर पहुंची, इन सबको जो है केंद्र सरकार ने ये अपने जो प्रबंधन था इसमें विफल रही, आर्थिक मोर्चे पर भी और प्रबंधन में भी। हमने देखा 3.5 लाख लोग जो है करीब सेकंड वेव में मारे गए उस वक्त जब कि प्रधानमंत्री जी जनवरी में डावोस के विश्व आर्थिक सम्मेलन में ये भाषण दे रहे थे कि हमने देखो कोरोना को हरा दिया। उसके पश्चात यह हालात हुए कि हमारे 3.5 लाख लोग जो है दवाओं के ऑक्सीजन के अभाव में मारे गए हिंदुस्तान में। तो ये स्थितियां कोई भूल नहीं सकता, ये देख नहीं सकता। इसके बाद भी यदि प्रधानमंत्री जी अपनी पीठ थपथपाना चाहें तो एक अलग बात है, लेकिन कोई ऐसा उदाहरण पेश नहीं कर पाए जिसमें प्रबंधन का कोई गुण नजर आता हो। ठीक है मनीष पारिक साहब, अपने हिस्से का श्रेय आप लें, लेकिन याद होगा आपको कि जब सबसे पहले एसएमएस में इटली के जो पर्यटक थे उनके जब रिकवर करने की और सही होने की बात सामने आई थी तब पूरा देश पूरी दुनिया चौंक गई थी। तब तो ये पता नहीं था कि कोरोना एक बार होने के बाद आदमी ठीक भी हो सकता है। भीलवाड़ा मॉडल भी हम सबको याद है। ये भी याद है कि प्रधानमंत्री जी ने तारीफ की, और भी बहुत सारी बातें याद होंगी आपको जो राजस्थान ने पहले की कोविड मैनेजमेंट में। उन सबको कैसे झुठलाया जा सकता है? नहीं, मैंने कहा कि डॉक्टर्स जूझे हैं, संघर्ष किया है चिकित्सा कर्मियों ने और परिजनों ने हिम्मत रखी है। सब लोगों को श्रेय जाता है, लेकिन कितने पैसे केंद्र सरकार ने दिए और राजस्थान सरकार कितने पैसे खर्च कर पाई ये तो बताना ही चाहिए ना। आज तक नहीं बताया। कितने वेंटिलेटर कबाड़ में भेजे और कितनी वैक्सीनेशन जमीन में गाड़ दी ये पता नहीं। कितने रेमडेसिविर ब्लैक करे और कितने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर में पैसे खा गए ये इन्होंने आज तक नहीं बताया। इतना सा बता दे, सारा क्रेडिट ले जाओ। मैं तो खुद ही निवेदन कर रहा हूँ। जब उस बारे में माननीय मोदी जी ने ऑक्सीजन दिए तो ये इनके पास टैंकर नहीं थे, टैंकर को कन्वर्ट करना था ये नहीं कर पाए, सिलेंडर कन्वर्ट करने थे ये नहीं कर पाए। वहां पे 61 जो मैट्रिक टन आप देखेंगे 61,000 मैट्रिक टन ऑक्सीजन दे दी। उसके बाद ट्रेन से ही आई वो, अदरवाइज ये नहीं ला सके। ये अच्छा। कौन सा मैनेजमेंट है? भीलवाड़ा की बॉर्डर अगर कलेक्टर ने सील कर दी तो मॉडल बन गया वो। अच्छा। और सबसे बड़ी बात है जितने लोग यहाँ पर अपने बीवियों के गहने बेचकर यहाँ इलाज कराए उनका दर्द कौन सुनेगा? उसका क्रेडिट कौन लेगा? थोड़ा मुझे ये बता दीजिए फिर तारीफ किस बात की हुई थी? वो कोविड मैनेजमेंट कौन सा कोविड मैनेजमेंट था जिसकी तारीफ हुई थी? जी मैं यही निवेदन कर रहा हूँ। इसी सब की तारीफ हुई थी क्या? नहीं, भीलवाड़ा में मैंने कहा बॉर्डर सील किए, गाड़ियों को अंदर नहीं आने दिया और जितने बेड वहां पर थे ये कलेक्टर साहब ने पायनियर स्टेप लिया। उसके लिए मैं सब ये कहना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री जी किस बात का क्रेडिट ले रहे हैं उसके बाद में। लेकिन ये अभी बताया स्वर्णिम जी ने, मुझे याद आ गया, इन्होंने मजदूरों को घर भेजने के नाम पे कोरोना को गांव-गांव पहुंचा दिया। ये उसके दोषी हैं, इसके दोषी हैं कि ट्रेन चलाएंगे, क्रेडिट लेंगे प्रियंका जी उस नाम पे ये किया। अगर वो उसी जगह पर रहते तो कोविड इतना फैलता ही नहीं, और उसके बावजूद भी गाल बजा रहे हैं। अच्छा, तो मतलब आपका ये है कि मजदूरों को जहां थे वो वहीं पे रहना था। ये विजनरी फेल्योर था कि उनको तो अगर भीलवाड़ा में प्रवेश नहीं मिला, उससे अगर रुक गया कोरोना तो मजदूर के गांव जाने से कैसे रुकेगा? तो गुजरात में बता दें बात, गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश और बिहार, यहाँ से मजदूर क्यों निकले? मैं निवेदन कर रहा हूँ। हमने तो जो मजदूर आ रहे थे होकर जा रहे थे, उनको बसों में बिठाकर भेजा। देखिए ये बात सही है, आप राहत नहीं दे सकते, आपकी संवेदनाएं गरीबों के साथ नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन जनता देख रही है आपको। इन्होंने ये काम किया और उसके कारण मजदूरों को अगर वहीं भोजन मिलना था वहीं पे काम होनी थी। गुजरात, कितना डिस्ट्रीब्यूट किया इन्होंने? मध्य 80 करोड़ प्रदेश, लोगों में से कितने लोगों बिहार, यहाँ से मजदूरों को क्यों जाने दिया, क्यों भोजन नहीं दिया, बता दीजिए ना। चने की दाल गर्भवती स्त्रियों को बांट दी, उन्होंने गाय को खिला दी। इसका जवाब देना पड़ेगा इनको। ये पूछ रहे हैं कि गुजरात मध्य प्रदेश में प्रयोग क्यों नहीं किया आपने जहां आपकी सरकार थी? वहां पे मैंने मजदूरों को क्यों निवेदन नहीं किया, रोका? किसी को बॉर्डर पे ले जाके खड़े कर दोगे तो अंदर तो लेना ही पड़ेगा। ये क्या बात हुई? यू आर द प्रोवोकेटर्स फॉर इट, यू आर द पायनियर टू रूइन द पीपल इन दिस इरा। मजदूर तो गुजरात से ही निकले थे, जो गुजरात से जाना चाहते थे। मोदी जी ने कहा था अरे भाषा बदलने से तथ्य बदल जाएंगे क्या? भाषा, उनको वहीं रुको, उनको तनख्वाह दो, उनको जाने मत दो, इसलिए कहा था। इन्होंने उनको प्रवासी बना दिया, वो नंगे पैर सड़क पे गए। उस समय भी भाजपा ने सेवा करी। कांग्रेस पार्टी का एक भी नेता चप्पल पहना था नहीं दिखा। मैं निवेदन करना चाहता हूं, इसीलिए मैं ये कह रहा हूं कि ये इनको क्रेडिट देने लेने में कोई मतलब नहीं है। डेबिट करें क्रेडिट करें, इनका अकाउंट है, ये जाने। लेकिन जो जिस जनता को इन्होंने कोविड के उसमें डाल दिया, उन मजदूरों को गांव-गांव तक बेचारे परेशान, उनके माँ बाप भी कोविड से हो गए, बुढ़े लोग बेचारे, बुजुर्ग लोग, उसकी जिम्मेदारी नहीं लेंगी प्रियंका जी। मैं ये निवेदन करना चाहता हूं, इन्होंने जो दो बातें करी थी वो दोनों बातें अपने आप ही रूइंग आउट हो जाती है।
कि पहली बात ये बता दें कितने पैसे केंद्र से मिले, उसमें से कितने खर्च करें, फिर क्रेडिट पता पड़ जाएगा वेयर फ्रॉम दे आर गेटिंग मनी। मैं अगले सवाल पर जाना चाहता था, लेकिन आपने खर्चे की बात कर दी, तो ये भी बता दीजिए मनीष जी कि कोविड के मैनेजमेंट का श्रेय तो लेंगे आप, और बहुत सारी ऐसे काम हुए देश में जिसमें आप श्रेय ले भी सकते हैं, मैं पूरी तरह रूल आउट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हाँ ठीक है, दर्द दीजिए, ठीक है। लेकिन उसके साथ ही अभी पिछले दिनों में बहुत बड़े स्तर पर इस बात को लेकर बहस छिड़ी कि मुआवजा देंगे राज्य सरकारें मुआवजा देंगी सुप्रीम कोर्ट में। आपने हलफनामा दिया, राज्यों को कहा कि ठीक से देना मुआवजा, सबको अच्छा मिलना चाहिए। क्यों भाई, पैसा तो आपने लिया था कोविड कल्याण में। मनीष जी, मैंने कहा ये तो इनकी इंटरनल बायलैटरल एस्पेक्ट है, ये सरकार और राज्य तय करेंगे। चिकित्सा का विषय संघीय नहीं होता है, राज्य का विषय होता है, इसलिए डॉक्टर और ये सब उनके अंडर में आते हैं अस्पताल। लेकिन कितने अस्पताल बन गए नए, ये कह रहे हैं हमने कमाल कर दिया, कितने बेड बढ़ गए, कितने डॉक्टर्स की भर्ती हो गई, जरा बताओ तो। खाली गाल बजाने से होता नहीं, लोग पूछ लेंगे। ठीक है, अब ये जो इसका सियासी पहलू है अवधेश शाकोदिया जी, इसका आपको क्या लगता है कि जैसे किसान आंदोलन को लेकर के कयास लगाए जा रहे हैं कि साहब उत्तर प्रदेश के चुनाव में ही पता चल जाएगा, 2 महीने 3 महीने की बात है, सब पता चल जाएगा कितना असर छोड़ता है ये मुद्दा, कितना असर नहीं छोड़ता है। तो इसी तरह से क्या कोविड मैनेजमेंट भी एक बहुत बड़ा मुद्दा रहेगा क्या? आज से 6 महीने की पहले की तस्वीरें अगर हम याद करें तो ये दिखता था, कुछ और था ही नहीं कि इसी मुद्दे पर चुनाव लड़े जाएंगे। जेपी जी देखिए, जो हमारे यहाँ के नेता हैं उनको अक्सर ये गलतफहमी रहती है कि लोगों की जो याददाश्त होती है बहुत कमज़ोर होती है, ख़ासतौर पर कोई भी राजनीतिक निर्णय लेने के मामले में, और ये होता भी रहा है। उनकी ये जो धारणा बनी है उसके पीछे लोगों के इस तरह के जो निर्णय हैं वो रहे हैं। लेकिन पूरे कोरोना काल में जिस तरह की हृदय विदारक तस्वीरें पूरे देश ने देखी, भले ही आप किसी राज्य सरकार ने बेहतर काम किया हो, किसी ने कमतर काम किया हो, लेकिन आप ओवरऑल देखेंगे तो पूरे देश में इतनी भयावह स्थिति देखी है। चाहे वो जब पहली लहर आई थी उस समय मजदूरों का पलायन हो, दूसरी लहर के समय जिस तरह से अफरा तफरी मची, हॉस्पिटल में बेड्स की कमी थी, वेंटिलेटर की कमी थी, आईसीयू की कमी थी, ऑक्सीजन की कमी थी, यहाँ तक कि अंतिम संस्कार के लिए भी कतारें लग गई थी। ऐसी स्थिति में भी यदि कोई क्रेडिट लेना चाहता है तो मेरे हिसाब से बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। और आप क्रेडिट लेना चाहते हैं निश्चित रूप से लें यदि आपने कोई अच्छा काम किया है, लेकिन साथ में आपकी ये जवाबदेही भी है कि जहां कमी रही है उसको भी आप स्वीकार करें। ऐसा नहीं हो सकता है कि केवल मीठा मीठा गप गप कड़वा कड़वा थू थू। पूरे देश में राज्यों की जो सरकारें हैं उन्होंने अपने स्तर पर प्रयास किए, लेकिन कोई भी ऐसा मॉडल स्टेट नहीं रहा जिसने पूरी तरह से कोरोना के दौरान कुछ इस तरह का अरेंजमेंट की हो, कुछ इस तरह की व्यवस्था की हो जिससे लोगों को परेशानी नहीं हुई हो। लोग पूरे देश में उससे परेशान रहे। अब वो परेशानी कितने लंबे समय तक लोगों के जहन में रहती है, जिससे जब वो वोट देने जाएं उसका रिफ्लेक्शन वोटिंग में मिले। ठीक है, डॉक्टर एम के गुप्ता जुड़ रहे हैं हमारे साथ। गुप्ता साहब, हिंदुस्तान को लेकर के जो नजरिया था, खासतौर पे हेल्थ सेक्टर की बात हम यहाँ कर रहे हैं, हिंदुस्तान दुनिया की सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश, इस मायने में कि चाइना ने तो कोरोना परोसा ही है, और दुनिया के में चीन के बाद में सबसे ज़्यादा जनसंख्या हिंदुस्तान की, और घनत्व की बात करें तो वो और भी चिंता की तरफ लेके जाता है हमको। ऐसी स्थिति में हमने जब कोरोना का से नया परिचय हुआ तो पीपीई किट, मास्क और सैनिटाइजर की लड़ाई देखी थी। वहाँ से चलकर आज हम इस स्थिति में आ गए हैं कि तीसरी लहर को अगस्त में आएगी, सितंबर में आएगी, अक्टूबर में आएगी, नवंबर तक तो टली गई है। अगर लोग जागरूक रहे तो हो सकता है आगे आप बताएंगे कि क्या तीसरी लहर का क्या भविष्य है और उससे हमारा भविष्य किस तरह से जुड़ा हुआ है। तो क्या दुनिया का नज़रिया बदला हिंदुस्तान को लेकर के? एम के गुप्ता जी। डॉक्टर एम के गुप्ता सुन पा रहे हैं क्या मुझे? गुप्ता जी, पिछले 1 साल में हिंदुस्तान को लेकर, हेल्थ सेक्टर को लेकर कितना नजरिया बदला हुआ लगता है आपको देश दुनिया का? हेलो गुप्ता जी, आ रही है आपकी आवाज? बोलिए। एक बार आप वापस दोहराएंगे? आपकी आवाज इको कर रही है, आप इसको ईपी के जरिए जोड़ें डॉक्टर साहब। मैं आपके पास वापस आता हूँ। अवधेश शाकोदिया जी, इसमें तो कोई शक नहीं है
कि जिस देश के बारे में कुपोषण की, बेरोजगारी की, महंगाई की और तमाम दूसरी तरह की जो चिंताएं हैं उनकी बात की जाती थी, उस देश ने वो 5-6 देशों की फहरिस्त में शुमार हो गया। उसका श्रेय किसको जाता है, इसकी लड़ाई नहीं है। उन 5-6 देशों की फहरिस्त में वो देश शुमार हो जाता है कि जिसने वैक्सीन बनाई, अपने दम पर 100 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगा भी थी। राज्य सरकार, केंद्र सरकार, बीजेपी, कांग्रेस इन सब की लड़ाई छोड़ दें तो क्या कम से कम ये इस तरह से देश के लिए गर्व का विषय नहीं है कि हमारे प्रति लोगों का नज़रिया निश्चित तौर पर बदला ही है? बिल्कुल जेपी जी, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये महामारी जिस ढंग से आई पूरी दुनिया में आई और पूरी दुनिया के जो विकसित देश थे वहाँ पर भी अफरा तफरी देखने को मिली। उसके मुकाबले यदि जिस तरह से भारत की जनसंख्या है, जिस तरह से हमारा यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर है, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, उससे यदि अपन कंपैरिजन करें तो हमने निश्चित रूप से कोरोना से बेहतर ढंग से लड़ाई लड़ी। कमियां रहीं, वो कमियां होना स्वाभाविक थी क्योंकि हमारे यहाँ इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था और रातों रात कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार भी नहीं हो सकता था। तो यदि पूरी की पूरी लड़ाई को हम देखते हैं तो निश्चित रूप से हमारे लिए गर्व का विषय है और जो हेल्थ वर्कर्स हैं उनका कंट्रीब्यूशन हम नहीं भूल सकते और वैक्सीन के डेवलपमेंट में और वैक्सीन को लगाने में और इतनी बड़ी संख्या में लोगों को वैक्सीनेट करने में केंद्र ने और राज्यों ने, हेल्थ वर्कर्स ने जो काम किया वो निश्चित रूप से काबिले तारीफ है और हर देशवासी को इस पर गर्व करना चाहिए और इस तरह से एक दूसरे की टांग खिंचाई करने की बजाय जो खामियां रहीं उनको दुरुस्त करने की तरफ प्रयास करना चाहिए, जिससे यदि कोई तीसरी लहर आती है तो उससे निपटने में हमको आसानी रहे। ठीक है, स्वर्णिम चतुर्वेदी जी। डॉक्टर एम के गुप्ता, आपको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है तो बोलिएगा। स्वर्णिम चतुर्वेदी जी, ऐसे मौके पर जब हिंदुस्तान 100 करोड़ वैक्सीन लगाने का को सेलिब्रेट कर रहा था, उस वक्त भी आपने ये याद दिलाया कि सेलिब्रेट मत करिए, माफ़ी मांगिए उन लोगों से जिन्होंने अपनों को खो दिया, उन लोगों से माफ़ी मांगने का वक्त है ये क्या कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं था उस बात को लेकर जो शुरू में कहा गया था कि मिलकर लड़ाई लड़ेंगे? स्वर्णिम जी, देखिए हम तो मिलकर के लड़ाई लड़ने के लिए तैयार थे, लेकिन सबसे बड़ी बात आपको मैं एक वाकया बताता हूँ। उदाहरण है ये, राजस्थान को जब ये ऑक्सीजन की जो आवंटन की बात थी, जितना कोटा होना चाहिए था तो वो नहीं दिया जा रहा था और भेदभाव किया जा रहा था। हमारे राजस्थान के प्लांट से, जो राजस्थान में भिवाड़ी का प्लांट है, उससे आप दिल्ली और हरियाणा को ऑक्सीजन दे रहे हैं और हमें आवंटित कर रहे हैं कि आप लेके आइए उड़ीसा या बंगाल से। ये क्या न्यायोचित बात थी? ये तर्कसंगत नहीं था। लेकिन फिर भी हमने हम पे आरोप लगाए, हम पे भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगाए प्रबंधन को लेकर के। प्रधानमंत्री जी तारीफ करते हैं, वैक्सीनेशन को लेकर के आरोप लगाते हैं, तो इनके जो अभी हेल्थ मिनिस्टर हैं वो संसद में कहते हैं कि बहुत अच्छा काम हुआ, जितनी आवंटित हुई उससे ज्यादा लगा दी। और सबसे बड़ी बात यह थी कि दुखी करने वाले जो तथ्य थे वो ये थे कि प्रधानमंत्री जी कहते हैं कोरोना की विदाई हो गई, दूसरी लहर में हमने कितना कुछ खोया। और जब लॉकडाउन लगा तो हेल्थ मिनिस्टर जो तत्कालीन थे केंद्र के, वो मटर छीलते हुए अपनी फोटो पोस्ट कर रहे हैं। तो ये सब चीजें दुखी करने वाली थी। आज 5 से 7 लाख लोग अगर मारे गए। गुप्ता जी, आपको आवाज सुनाई दे रही है मेरी? दुख का विषय है जी। गुप्ता जी, आपको आवाज सुनाई दे रही है अब मेरी? देखिए डॉक्टर साहब, अभी सब लोगों की नज़र इस बात पर टिकी हुई है। दिवाली एक तरह से यूँ समझ लीजिए कि बेंचमार्क था, लोगों का मिलना जुलना, सबका आपस में भीड़ का इकट्ठा होना, बाजारों में भीड़ भाड़, घरों में सबका मेल मिलाप। उसके बाद अब शादियों का दौर आ रहा है, स्कूलें खुल रही हैं फुल स्ट्रेंथ के साथ। ये पहली बात तो ये समझनी है, शायद आम आदमी की भी ये जिज्ञासा होगी कि दिवाली पर जब लोगों का मिलना जुलना हुआ तो इसका अगर असर आना था तो वो कितने दिन में दिखाई दे जाएगा। बहुत सिग्निफिकेंट नहीं, लेकिन मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। दूसरा, तीसरी लहर को लेकर जो कयास हैं वो कयास ही कयास लगाए जाते रहे हैं। अगर ये शादियों का सीज़न शुरू होने के बाद भी गनीमत रहती है, हम बचे रहते हैं, तो क्या हम मान सकते हैं कि कोरोना को लेकर के अब एहतियात के साथ लेकिन आश्वस्त हुआ जा सकता है? गुप्ता जी, देखिए अभी कोरोना का जो प्रकोप संक्रमण दर है वो काफी कम है और हम इस चीज को भी मानते हैं कि अभी जो वैक्सीनेशन है और जो हमने एहतियात बरती उसकी वजह से हमारा कोरोना का जो पिछले 4-5 महीने से भी हम ये मतलब संक्रमण की दर बहुत कम होती जा रही है और हम काफी अच्छी स्थिति में है। लेकिन अभी जो दिवाली का माहौल गया है, दिवाली में जो मिलना जुलना शुरू हुआ है और अब 14 तारीख से अभी ये उठते हैं, उसके बाद शादियां शुरू होंगी, हमने स्कूलें शुरू की हैं, तो निश्चित रूप से हम मिलना जुलना ज्यादा होगा और ये संक्रमण की दर बढ़ सकती है। अगर हमने ये एहतियात नहीं बरती, हमने डिस्टेंस मेंटेन नहीं किया और लापरवाही करते हैं, तो हो सकता है कि कोरोना की तीसरी लहर का जो स्फोट हुआ था पिछली बार, दूसरी लहर का, वैसे तीसरी लहर भी आ सकती है। हमें ये ध्यान रखना है कि अभी हम कोरोना से पूरी तरह मुक्त नहीं हुए हैं। अभी हमें कोरोना को अभी उसको पूरी एहतियात के साथ ही अपन को ध्यान रखना है। शादी ब्याह में आपको जाना है तो वही डिस्टेंस मेंटेन करना है, मास्क का यूज करना है।
वैक्सीनेशन जैसे अभी बच्चे बचे हुए हैं, उनका जैसे भी शुरू होता है वो भी अभी खतरे में है, उनको थोड़ा बचा के रखना है, उनको दूरियां रखना है। प्लस जिन्होंने वैक्सीन की अभी दूसरी डोज नहीं लगाई है, उन लोगों को अपनी दूसरी डोज लगानी चाहिए समय होते ही, ताकि हम इस इन्फेक्शन को रोक सकें। अभी हम ये कोरोना को पूरी तरह से मुक्त नहीं हुए हैं, और आपने देखा होगा कि कोरोना एक म्यूटेंट होता है, एक ये अपने आप में म्यूटेशन करता है, और जब ये तीसरी लहर आएगी तो एक नया म्यूटेशन के साथ आएगी और वो हमें पता ही नहीं चलेगा, अचानक से एकदम बढ़ जाएगा। अगर हमने ये डिस्टेंस मेंटेन रखा और हमने ये सारी मास्क वगैरह को यूज किया, तो उस दर को, उस संक्रमण की दर को हम रोक सकते हैं, क्योंकि हम 70% के आसपास अगर हमारी वैक्सीनेशन हो गई है तो हमें ये पूरा विश्वास है कि हम इस जो दूसरी लहर ने जो हमारी तबाही मचाई है वो तीसरी लहर नहीं करेगी। लेकिन शर्तें यही है कि हमें वैक्सीनेशन प्रॉपर करना है, जिनका बचाव हो उनको वैक्सीन लेना है, दूरी जो उनकी डिस्टेंस है वो मेंटेन रखनी है, मास्क का यूज करना है, और जितना हो सके इतना जरूरी हो तो ही बाहर निकले, जितना हो उतना ही अपन शादी वगैरह में जाएं, अगर जरूरी ना हो तो ज्यादा भीड़ न बढ़ाएं, ये हमें ध्यान रखना होगा। जी ठीक है डॉक्टर साहब, चलिए समय भी हो गया है। बहुत शुक्रिया आप सभी का आज प्राइम डिबेट में शामिल होने के लिए। आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।